डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बहुत बुरा लगता है जब आपने मेहनत तो बहुत ज़्यादा की हो लेकिन उसका फल ना मिले। आपकी आधी उम्र निकल जाती है पढ़ने में और उसके बाद अगर आपको मनपसंद काम ना मिले तो ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी में मायूसी छा गई हो। पढ़ते पढ़ते अपनी उम्र को निकाल देना और किताबों में ही ज़िंदगी ढूंढ लेना। हर किसी की ज़िंदगी ऐसे ही बीतती है और मेरी ज़िंदगी भी ऐसे ही बीती थी। मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ करता था, क्लास में बहुत अच्छे नंबर आया करते थे मेरे। लेकिन जैसे ही पढ़ाई ख़त्म हुई और मैं असल ज़िंदगी में पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए। जब हम स्कूल और कॉलेज में होते हैं तो हमें इतना पता नहीं होता कि आगे की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। कॉलेज के समय हम सोचते हैं कि पढ़ाई कब ख़त्म होगी और हमें जॉब मिलेगी, लेकिन जब पढ़ाई ख़त्म होती है तो पसंद की जॉब नहीं मिलती। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी पसंद की जॉब करते हैं। हर किसी को सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लोन लेकर मैंने पढ़ाई की थी और अब जो भी जॉब मुझे मिल रही थी मैं लोन भी वापस नहीं कर पा रहा था। जॉब में कम पैसे मिल रहे थे और बचा कर ही मैं लोन वापस कर पा रहा था और खर्च के लिए कुछ नहीं बच रहा था। मैंने मन में जो भी सपने सजाए हुए थे वो पूरे नहीं होने वाले थे। मैं कभी रेस्टोरेंट में जॉब करता, कभी किसी ऑफिस में जॉब करता, मैं एक्स्ट्रा टाइम भी लगाता, लेकिन फिर भी मन की मुराद पूरी नहीं हो रही थी और इन पैसों में मैं खुशियां नहीं ढूंढ सकता था। कर्ज ही पूरा हो जाए बस वही काफ़ी था। कब अपनी ज़िंदगी जी पाऊंगा? मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा इस कर्ज को उतारते उतारते। और मेरी आंखें ये सोचकर हर रात नम हो जाया करती थी। जितनी भी सरकारी नौकरी निकल रही थी उसमें भी मैं अप्लाई कर रहा था, लेकिन शायद मेरी किस्मत अब मेरा साथ नहीं दे रही थी। मुझे लग रहा था मेरी किस्मत अब नहीं जागने वाली और मैं ऐसे ही बूढ़ा हो जाऊंगा। शायद ज़िंदगी के इस बहाव में मैं भी बह जाऊंगा और मेरा कोई वजूद नहीं बन पाएगा। लेकिन किस्मत बदली मेरी। हमारे घर में एक पैम्पलेट गिरा हुआ था जिस पर एक नंबर लिखा हुआ था। फॉरेस्ट रेंजर की जॉब्स निकली हुई थी और मैंने वहां पर अप्लाई कर दिया था। मेरी इंटरव्यू भी हो गई, मेरा एग्ज़ाम भी हो गया था और मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे उस जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था। मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। मुझे लगा अब मेरी ज़िंदगी सुधर जाएगी। इस जॉब में तनख्वाह भी काफ़ी अच्छा थी। मैं उस लोन को भी चुका सकता था, अपनी ज़िंदगी भी जी सकता था। और इस जॉब के लिए जैसे ही मेरी सिलेक्शन हुई थी मन में जैसे लड्डू फूट गए थे। 10 दिन के अंदर अंदर मुझे इस जॉब में ज्वाइन करना था और जैसे ही मैं पूरी तैयारी करके वहाँ पहुँचा, लगभग 10 दिन तक मेरी ट्रेनिंग हुई। फॉरेस्ट रेंजर का काम इतना आसान नहीं होता। जंगल में कभी कभी आग लग जाती है और उसकी तैयारी भी पहले से करके रखनी पड़ती है। कभी कभी आपको पेड़ों के ऊपर चढ़ना पड़ता है और उसकी ट्रेनिंग भी मुझे दी गई थी। जंगल में बिना खाना पीना इकट्ठा किए किस तरह से सरवाइव करना है वो भी सिखाया गया और 10 दिन तक मुझे पूरी तरह से तैयार कर दिया गया था। और उसकी ट्रेनिंग खास फील्ड पर हुई थी जहाँ 15-20 लड़के और भी थे और मेरी ट्रेनिंग खास फील्ड पर हुई थी जहाँ 15 से 20 लड़के और भी थे। सबकी मेरी तरह ही ट्रेनिंग हो रही थी। ये बहुत बड़ा जंगल था। इस जंगल के अंदर कुछ हट बनाए हुए होंगे और वहाँ पर सबको रहना होगा। 1 हफ्ते हमें जंगल के अंदर ही रहना होगा, उसके बाद शिफ्ट चेंज होगी। अगला 1 हफ्ता किसी और का उस हट में लगेगा। इसी तरह हमें मिल बांट कर काम संभालना होगा और बड़े जंगल में बहुत सारे हट बनाए हुए होंगे। कभी कभी हमें अलग जगह पर भी जाना पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादातर एक ही हट में रहना होगा। मुझे काम पसंद था। मैंने सोचा था इससे आसान काम शायद मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। मैं भीड़ भाड़ को कभी पसंद नहीं करता।
शहर में रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो उस गांव के सन्नाटे में रहना पसंद करूंगा जहां मुझसे कोई बात ना करे। मैं चिड़ियों की आवाज़, पंछियों की आवाज़ सुनूं, जानवरों की आवाज़ सुनूं, लेकिन मुझे कोई परेशान ना करे। मैं नावल पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूं। मैं नावल पढूं और पूरा दिन पढ़ता ही रहूं, कोई तंग ही ना करे। और यहाँ ऐसा ही होने वाला था। कोई मुझे यहाँ तंग करने के लिए नहीं आएगा क्योंकि मैं जंगल के बिल्कुल बीचों बीच हूँ। मुझे अब सबसे पहले उस हेड ऑफिस में रिपोर्ट करना था। वो हेड ऑफिस जंगल के बिल्कुल बाहरी हिस्से में बना हुआ था और आसपास कोई गांव नहीं था। यही तो मुश्किल थी मेरे लिए। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी। बस के सहारे वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल भरा था। वहाँ सीधी बस कोई जाती ही नहीं थी और 3 किलोमीटर दूर ही बस का रूट बना हुआ था। वहाँ से चलकर मुझे उस हेड ऑफिस तक जाना पड़ा। वहाँ सबके पास अपनी बाइक थी और मेरे पास फ़ोन तक नहीं था, इसलिए मैं किसी को बुला तक नहीं सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो मैं चलता ही रहता हूँ। तो मैं चलकर हेड ऑफिस पहुँच गया था। वहाँ मुझे सब ने पहचान लिया था क्योंकि मेरी जॉइनिंग वहीं से शुरू होने वाली थी। वहाँ मुझसे मिलने के लिए कई लोग आए। वहाँ पर और भी कई लड़के आए हुए थे जिनकी जॉइनिंग यहाँ पर थी। उनकी जॉइनिंग शायद अलग हट पर थी, मेरी हट नंबर 9 पर थी। वहाँ मुझे ज्वाइन करना था और इससे पहले वहाँ मिस्टर भाटिया रह रहे थे। मिस्टर भाटिया अब रिटायर हो चुके थे और वो मुझे वहाँ लेकर जाते, सब कुछ समझाते और उसके बाद वो मुझसे विदा ले लेते। ये मुझे बताया गया था और मिस्टर भाटिया से मैं मिला। वो बहुत ही खुश दिल लग रहे थे। उनकी बातें बहुत ही अच्छी थी। वो भी नावल पढ़ना, इस तरह किताबें पढ़ना और लिखना बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। आखिर जंगल में करने को और होता भी क्या है। वहाँ इंटरनेट तो होगा नहीं, वहाँ शायद फ़ोन ज़रूर होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता वो फ़ोन से आप बाहर किसी को कॉल कर सकते हैं। इंटरकॉम की तारें वहाँ डाली गई होंगी और बस इतना ही काम किया जा सकता है। मैं अपना बैग बहुत सारी किताबें भर कर लेकर आया हुआ था, लेकिन मैं एक गलती कर चुका था। खाने का सामान भी मुझे लेकर आना चाहिए था क्योंकि वहाँ हट में रहना है और वो भी पूरे 7 दिन के लिए। उसके बाद मुझे भले ही 7 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन 7 दिन गुजारने के लिए काफ़ी ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो भाटिया सर की बातें सुनते सुनते मुझे अपनी इस गलती का एहसास हो गया था। खाना तो मैं लेकर ही नहीं आया। भाटिया सर ने जब ये सुना तो मुझ पर हंसने लगे। कोई बात नहीं, सबसे ये गलती होती है। यहाँ मैंने भी पहली बार ये गलती की थी। चलो मेरी गाड़ी में चलो, शहर जाकर कुछ खाने का सामान लेकर आते हैं। और तुम्हारा वाला 9 नंबर हट काफ़ी अंदर जाकर है, वहाँ जाने में भी बहुत समय लगेगा। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा, 11 बजे हुए थे। तो मिस्टर भाटिया ने कहा, 11 बज चुके हैं, जल्दी से सामान लेकर आते हैं। मैं नहीं चाहता कि वहाँ जब तुम पहुँचो तो अंधेरा हो चुका हो। मैं चाहता हूँ दिन के वक्त ही तुम्हें वहाँ पर पहुँचा दूँ। इसके बाद मैं भाटिया सर की गाड़ी में बैठ गया और हम शहर की तरफ निकल पड़े। मेरे पास पैसे कम थे और मैं थोड़ा थोड़ा शर्मिंदा हो रहा था। वहाँ भाटिया सर हर महंगी चीज़ पर हाथ रख रहे थे, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। जब पूरी चीज़ों का बिल बना तो भाटिया सर ने कहा, ये मेरी तरफ से एक गिफ्ट। तुम पहली बार ज्वाइन कर रहे हो, मुझे पता है तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे। ये एक गिफ्ट समझो और कभी तुम भी मुझे पार्टी कर देना जब पहली या दूसरी तनख्वाह आए। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। भाटिया सर शायद मुझे समझते थे। वो पूरा सामान उन्होंने उस गाड़ी में रखा। उसके बाद हम 9 नंबर हट की तरफ निकल पड़े। उसी हेडक्वार्टर के सामने से निकलते हुए हम जंगल के अंदर जा रहे थे। कोई भी साधारण रास्ता नहीं बना हुआ था। वहाँ बहुत सारी झाड़ियाँ थी, लेकिन टायरों के निशान बने हुए थे उस घास के ऊपर, जहाँ से शायद अंदर बहुत बार गाड़ी जाती होगी। वहाँ जब हम उस हट तक पहुँचे तो 3 घंटे का सफ़र हो चुका था। मैं खुद थोड़ा सा हैरान था, इतना अंदर जाकर है ये हट। जब दूसरे लड़के की शिफ्ट होगी, क्या उसके पास गाड़ी होगी? मिस्टर भाटिया ने कहा, कोई इंतज़ाम करेंगे। मुझे लगता है एक बाइक उसे दी जाएगी। जब वो आएगा उस बाइक से आएगा और तुम इस बाइक को लेकर यहाँ से निकल जाना। बस बैग टांगने में मुश्किल होगी तुम्हें जब खाना लेकर आना होगा। वहाँ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। दूर से मुझे वो हट दिख रहा था जो लकड़ी का बनाया हुआ था। आसपास कंटीली तारों से बाड़ा बनाया हुआ था और अंदर बहुत सारा सामान पड़ा था। दूर से देखने में वो लकड़ी का हट काफ़ी गंदा सा लग रहा था। मुझे लगा यहाँ मैं कैसे रहूँगा, ज़रूर सफाई करनी होगी।
लेकिन जब उस कंटीली तारों वाला गेट खोलकर हम अंदर गए और वो दरवाज़ा खोला उस हट का, तो मेरे होश उड़ चुके थे। अंदर से बहुत ही सुंदर था। बिल्कुल साफ सुथरा बेड लगा हुआ था, एक बड़ी सी अलमारी लगी हुई थी, एक तरफ किताबों का ढेर लगा हुआ था जबकि एक तरफ शेल्फ पर बहुत सारी किताबें पड़ी थी। मेरा मन खुश हो गया था, यहाँ तो मैं बहुत सारी किताबें पढ़ सकता हूँ। जब मुझे मिस्टर भाटिया ने इशारा करके नीचे की तरफ दिखाया, वहाँ एक टीवी पड़ा था और नीचे बहुत सारी सीडीज पड़ी थी। उन्होंने कहा, यहाँ 150-200 फिल्में होंगी, शायद तुमने ये फिल्में देखी नहीं होंगी। हॉलीवुड की हिंदी में डब फिल्में हैं, इन्हें देखकर भी बहुत सारा समय बीत जाता है, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। वहाँ मिस्टर भाटिया ने मुझे और भी कई चीज़ें दिखाई और उसके बाद उसकी बेसमेंट भी दिखाई। वहाँ बेसमेंट में खेलने वाला सामान बहुत सारा पड़ा था, बैट पड़ा था, फुटबॉल पड़ा था और घास की बनी अजीब अजीब गेम्स सी थी। लकड़ी के बने बड़े बड़े फट्टे जिन पर अजीब अजीब आकार उकेरे हुए थे। ऐसा बहुत सारा सामान था और उसे मैं पहचान तक नहीं पा रहा था। मैं कई गेम्स खेलता हूँ, लेकिन ये गेम्स मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। आखिर ये क्या है? जब मैंने ये सवाल मिस्टर भाटिया से किया था, पहले तो वो थोड़ा सा मुस्कुराए थे, उसके बाद थोड़ा घबरा भी गए थे। वो मुझसे कुछ कहना तो चाहते थे, लेकिन जैसे उन्होंने वो शब्द अपने मुंह में दबा लिए थे। जब मैंने उस बेसमेंट की एक तरफ देखा तो वहाँ एक दरवाज़ा लगा हुआ था। मैंने मिस्टर भाटिया से पूछा, ये दरवाज़ा यहाँ बेसमेंट में क्यों लगाया गया है? क्या इसके पीछे एक कमरा है? तो मिस्टर भाटिया उस तरफ गए, उस दरवाजे को खोला तो सामने एक सुरंग बनी हुई थी। मैं हैरान और परेशान, आखिर यहाँ पर सुरंग क्यों बनाई गई है? तो मिस्टर भाटिया ने कहा, कई बार जंगल में आग लग जाती है, तुम्हें पता है ये हट भी लकड़ी का बना हुआ है, इसीलिए दूर दूर तक कंटीली तारों से वो बाड़ा बनाया गया है और उसके अंदर कोई भी लकड़ी नहीं रखी गई है, ताकि यहाँ अगर आग लग भी जाए तो इस हट में ना लगे। फिर भी अगर किस्मत खराब हुई और हट में आग लग गई तो बेसमेंट के सहारे, इस सुरंग के सहारे तुम काफ़ी आगे उस तालाब के पास से निकल सकते हो। मैं खुश हो गया था। अच्छा, ऐसा भी होता है? एक पल के लिए मन में डर भी लग रहा था। हाँ, यहाँ आग भी लगती है। मुझे ट्रेनिंग में बताया गया था, अगर आग लगे तो फ़ोन करके जल्दी से बता देना है, इस बात को छिपा कर नहीं रखना है, और अगर आग रात के वक्त लगे तो फ़ोन बिल्कुल नहीं करना है। ये बात मेरे समझ में नहीं आई थी। क्या रात को आग लगी हो फिर कोई परेशानी नहीं होती, अपने आप बुझ जाती है क्या? फ़ोन क्यों नहीं करना? रात की आग खतरनाक नहीं होती? मिस्टर भाटिया ने कहा, नहीं, वो अलग बात है, तुम खुद ही समझ जाओगे, मैं ज़्यादा बता नहीं सकता। अब समय काफ़ी हो गया था और मिस्टर भाटिया ने कहा, मेरे जाने का समय हो गया है, अब तुम्हें ये हट संभालना है। मैं यहाँ दोबारा शायद कभी ना आऊँ और तुमसे भी शायद कभी ना मिल पाऊँ, तो इस हट के नियम पढ़ लेना। ऊपर मैनुअल्स पड़े हैं, किताबें पड़ी हैं, उसमें सारी जानकारी है, उस जानकारी को एक बार पढ़ ज़रूर लेना, मैंने ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए लिख कर रखी हुई है। इसके बाद मिस्टर भाटिया ने जल्दबाजी दिखानी शुरू कर दी, क्योंकि शाम का वक्त हो रहा था और यहाँ सूरज काफ़ी जल्दी डूब जाता है। यहाँ पर धुंध सी बढ़ने लगती है और ये शायद गर्म हवा के ऊपर उठने के कारण हो रहा था। मिस्टर भाटिया ने कहा, अंधेरा जल्दी हो जाएगा, मैं निकलता हूँ। वो अपनी गाड़ी लेके जैसे ही बाहर की तरफ निकले थे, उन्होंने कहा, ये बड़ा सा गेट लगा लो, ये कंटीली तारों को खींचकर ज़्यादा तेज़ी से तनाव बना दो, यहाँ जो भी करना इसके अंदर ही करना और कभी बाहर मत निकलना। ये कहते हुए उन्होंने गाड़ी तेज़ की और बड़ी जल्दी वहाँ से दूर चले गए। अब वो मुझे दिख नहीं रहे थे और गेट के मैं जल्दी से अंदर आ गया और उस हट के अंदर मैंने दरवाजे को कुंडी लगा ली। मैं बेड पर बैठा हुआ था और एक तरफ मैंने टीवी लगा लिया। नीचे एक एक करके पहले मैं वो सीडी चेक कर रहा था। सभी ऐसी फिल्में थीं जो मैंने नहीं देखी हुई थी और मैंने सोचा कौन सी फिल्म देखूं। वहाँ रोमांटिक मूवीज़ भी थीं, इसी के साथ हॉरर मूवीज़ भी थीं। पहले तो मैंने सोचा आज कोई हॉरर मूवी देखता हूँ। घर में मुझे हॉरर मूवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन जंगल में जब अजीब अजीब आवाज़ें आसपास से आती हैं तो आपको ज़्यादा डर लगता है। हॉरर मूवी देखने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने सोचा कोई और चीज़ देखता हूँ। वहाँ टॉम एंड जेरी के कार्टून थे। मैंने वो सीडी लगा ली, आवाज़ थोड़ी मध्यम कर दी, उसके बाद आसपास झांकने लगा। मैंने सोचा उन किताबों को भी पढ़कर देखता हूँ क्या कोई काम की किताब मिलती है, कोई नॉवल मिलती है, कोई कहानी मिलती है। यहाँ एक हफ्ता ऐसे ही गुजारना है।
आज रविवार है और अगले रविवार की सुबह कोई नया लड़का यहाँ पर आएगा, उसे भी तो बताना है एक हफ्ते मैंने क्या क्या किया है। वहाँ एक एक करके मैं उन किताबों को छांट रहा था। बहुत सारी नॉवेल थी और पास में उस अलमारी के अंदर भी किताबें ही भरी पड़ी थीं। लगता है मिस्टर भाटिया बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते थे। बहुत सारी किताबें ऐसी थीं जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी, तो मज़ा तो बहुत आने वाला था आने वाले दिनों में। इसके बाद सामने पड़ी वो मैनुअल की किताब मेरे हाथ लगी। इसे पढ़कर देखता हूँ क्या बताया गया है। जैसे ही मैंने उसके पन्ने पढ़ने शुरू किए, उसमें नॉर्मल चीज़ें ही बताई गई थी कि जंगल में क्या क्या होता है, जानवरों से कैसे बचना है, यहाँ पर कैसे रहना है, फॉरेस्ट रेंजर की जॉब में क्या क्या होता है। ये चीज़ें मुझे पहले ट्रेनिंग में भी बता दी गई थी, तो मैंने सोचा इस किताब को पढ़ने में और क्या फ़ायदा होगा। लेकिन 4-5 पन्ने ही प्रिंटेड थे, उसके बाद तो सब कुछ हाथ से लिखा गया था और सबसे पहले मिस्टर भाटिया के साइन थे, तो ये उन्होंने लिखा था और मेरे लिए लिखा होगा। नीचे स्पेशल तौर पर लिखा हुआ था टू नेक्स्ट फॉरेस्ट रेंजर, तो ये मेरे लिए ही था। मैं उन शब्दों को पढ़कर समझने की कोशिश करने लगा। सबसे पहले तो कहा गया था कि जंगल बहुत खतरनाक होता है, यहाँ ऐसे ऐसे जानवर होते हैं जो हमें मार भी सकते हैं, हमें फंसा भी सकते हैं। इसीलिए कंटीली तारों का बाड़ा बनाया गया है ताकि कोई भी जानवर अंदर ना आ पाए। लेकिन कई जानवर शातिर भी होते हैं, कंटीली तारों को पार करके अंदर भी आ जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर घर का दरवाज़ा कभी नहीं खोलना है। अब यहाँ उस दरवाजे को देखकर मुझे भी अजीब सा लग रहा था। यहाँ बाहर वाले हिस्से में 3 दरवाजे लगे हुए थे। आमतौर पर घरों में 2 ही दरवाजे होते हैं, एक जाली वाला दरवाज़ा और एक मोटा लकड़ी का दरवाज़ा। लेकिन यहाँ पर 3 दरवाजे लगे हुए थे, एक जाली वाला दरवाज़ा, एक मोटा लकड़ी का दरवाज़ा और उसके पीछे लोहे की सलाखों का दरवाज़ा। यहाँ आसपास मैंने ध्यान दिया, कपड़ा हटाकर देखा तो हर जगह लोहे की सलाखें लगी हुई थीं। ज़रूर यहाँ जानवर अंदर घुस आते होंगे और इन खिड़कियों को तोड़कर अंदर भी तो आ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर हर तरफ सलाखें ही सलाखें लगा दी गई थी और अंदर आने का एक ही खास रास्ता था, वो था ये दरवाज़ा। अगर सलाखों वाला दरवाज़ा लगा दें तो कोई जानवर अंदर घुस ही नहीं सकता, मोटी सलाखें थी वो। इसके बाद मैं उस किताब को पढ़ने लगा और उसमें कहा गया था कि यहाँ अंदर आने के 2 रास्ते हैं जो सबसे खास हैं, एक दरवाजे का रास्ता, एक चिमनी का रास्ता। इस तरफ मैंने जैसे ही ध्यान दिया चिमनी पर, मेरी हंसी निकल गई। 2 रास्ते? ये कैसे 2 रास्ते? भाई चिमनी के रास्ते कौन सा जानवर अंदर आ सकता है? नीचे मैं आग जलाकर रखूंगा तो कोई जानवर नीचे नहीं आ सकता। मैं हंसी में ये सोचने लगा था, क्या यहाँ सच में कोई मजाक चल रहा है? उसके बाद मैं आगे वाले पन्नों को पढ़ने लगा और उसमें और भी अजीब सी जानकारी दी गई थी। इसमें सुरक्षा के नियम बताए गए थे। सुरक्षा के नियम यानी कि रात के 10 बजे से सुबह के 4 बजे तक कभी बाहर नहीं निकलना है। भले ही बाहर आग लग जाए या कोई बम फट जाए या कई लोग चिल्ला रहे हों, मदद मांग रहे हों, कुछ भी हो जाए, इस हट से रात के 10 बजे से सुबह 4 बजे तक बाहर नहीं निकलना है। यहाँ कई जानवर दिन के वक्त नजर आएंगे, लेकिन रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक अजीब से जानवर दिखेंगे। ऐसा मन करेगा बाहर जाकर देख कर आऊँ, कभी बाहर नहीं निकलना है। खाना भी अंदर ही रखना है और रात के वक्त चिमनी के ऊपर वो लोहे की सलाखें लगी हुई हैं, उस पर हमेशा ताला लगा कर रखना है। ताला क्यों लगा कर रखना है, मैं फिर से सोचने लगा था। चिमनी में अगर आग लगी हो तो कौन सा जानवर अंदर आ सकता है? मैंने इस समय सामने उस चिमनी को देखा जिस पर ताला लगा हुआ था और उसकी चाबी मेरे हाथ में थी। इसके बाद मैं आगे के नियमों को पढ़ने लगा। इसमें बताया गया था कि दिन के वक्त अगर खास कारण हो तभी बाहर निकलना है, उसके सिवा अंदर ही रहना है और रात को तो कभी बाहर नहीं निकलना है। 7 दिन की शिफ्ट है और यहाँ से बाहर जब निकलना है जल्दी से जल्दी जंगल के बाहर चले जाना है और ये काम दिन के वक्त ही होना चाहिए। इसके बाद अगला नियम था कि यहाँ किसी भी जानवर को नहीं मारना है, भले ही छोटा जानवर हो, भले ही बड़ा जानवर हो, उसे कभी नहीं मारना है। और जो भी नॉनवेज खाना चाहता है वो बाहर से नॉनवेज ला सकता है। यहाँ किसी जानवर को मारने का मतलब बहुत बड़ा जुर्म है। इसके बाद आखिरी नियम बताया गया था कि नीचे वाली सुरंग का इस्तेमाल उस समय करना है जब कोई रास्ता ना बचा हो।
जब किसी तरफ से भागने का रास्ता ना हो तो उस सुरंग के रास्ते भागना है और बड़ी तेज़ी से भागना है और यहाँ से दूर निकल जाना है। जब भी उस जंगल में पहुँचना है तो कोशिश करनी है जंगल से बाहर निकल जाना है, यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा होता है। ये सारे नियम थे। इसके बाद जंगल के जानवरों की जानकारी दी गई थी। मुझे लगा ये पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे पहले से ही पता है कौन सा जानवर किस तरह की हरकत करता है। जो बड़े जानवर होते हैं, जो शिकार करते हैं, उनसे सबसे ज़्यादा खतरा होता है, इसीलिए तो बाड़ा लगाया गया है। मैंने उस किताब को बंद कर दिया था और उसे पढ़ना सही नहीं समझा। इसके बाद मैं सामने पड़े फ़ोन को उठाकर ये चेक कर रहा था कि फ़ोन कहाँ कहाँ पर लगता है। नीचे एक चिट लगाई गई थी जो इंटरकॉम की तरफ इशारा कर रही थी। यहाँ कुल 10 नंबर ही लगाए जा सकते थे, एक हेडक्वार्टर का और 9 अलग हट का। वहीं पर बात की जा सकती थी। अब अंधेरा घिर चला था। मुझे लगा कि अब जल्दी से मुझे बेड पर लेट जाना चाहिए और बाहर ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। वैसे मेरे काम में बाहर की निगरानी रखना भी है, लेकिन वो सब दिन के वक्त ही बताया गया है। रात को कोई भी काम नहीं बताया गया, बल्कि पूरी तरह से रेस्ट ही करनी है। इस वक्त समय रात के 9 बजे का हो गया था और मैं उन खिड़कियों के सहारे बाहर झांक रहा था। कभी कभी मन कर रहा था बाहर की लाइट जलाकर कुर्सी लगाकर बाहर बैठ जाऊं। उन कंटीली तारों को पार करके कोई नहीं आने वाला, एक बार देखूं तो सही। लेकिन वो नियम भी याद आ गए कि रात को बाहर नहीं निकलना है, तो मैं चुप करके अंदर बेड पर ही लेट गया। रात के 10 बजे वहाँ जानवरों की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था उस बाड़े के आसपास कई जानवर घूम रहे हों। वो आवाज़ें बढ़ती ही जा रही थी, पेड़ हिलते ही जा रहे थे। थोड़ी देर बाद अचानक ही वहाँ लाइट चली गई। और ये कैसे हुआ, मैं एक पल के लिए हैरान सा हो गया था। यहाँ अगर इस तरह से लाइट जाती हो तो मैं यहाँ और क्या करूँगा। यहाँ 2 लाइट सोर्स थे। दिन के वक्त ऊपर सोलर पैनल लगे हुए थे जिनसे नीचे लाइट आती होगी, और रात के वक्त शहर से कोई बिजली की तार डाली गई होगी जो यहाँ लाइट करती होगी। लेकिन अगर लाइट चली गई है तो मुझे एक बार चेक भी करना होगा। फ्यूज़ बॉक्स घर के बाहर लगा हुआ था और वक्त रात के 10 बजे का हो गया था, तो मैंने सोचा बाहर नहीं निकलूंगा। अगर नियम बताए गए हैं तो नियमों को मानना ही होगा। मैं चुप करके बेड पर लेट गया था। कुछ समय बाद बाहर उन कंटीली तारों के पास और ज़्यादा आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें उन कंटीली तारों के हिलने की थी। मैं थोड़ा सा घबरा गया था। यहाँ ज़्यादा जानवर लगते हैं और कंटीली तारों में कोई ना कोई फंस गया होगा। रात के वक्त मुझे नहीं निकलना चाहिए। वहाँ एक बड़ी फ्लड लाइट लगी हुई थी जिसके सहारे आसपास बहुत दूर दूर तक लाइट हो जाती। मैं उसे चला सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि जानवरों को परेशान नहीं करना है। यहाँ भगदड़ ना मच जाए और कंटीली तारों में फंसा वो जानवर ज़्यादा नुकसान ना खा जाए डरने के कारण, तो मैं चुप करके सो ही गया। अगली सुबह मैं उठा तो यहाँ लाइट नहीं थी, लेकिन सूरज की रोशनी अब आनी शुरू हो गई थी। तो ऊपर जो सोलर पैनल लगे थे उनसे नीचे बिजली आ रही थी एक तरफ। वो पूरी रात हट के आसपास से आवाज़ें आती रही थी। सुबह तक सही से मैं सो नहीं पाया, लेकिन अगर आपके सर पर नींद ज़्यादा चढ़ जाए तो भले ही जितनी भी आवाज़ें आ रही हों, नींद आ ही जाती है। उस रात मैं वो टूटी फूटी नींद ही ले सका था और अगली सुबह जब मैं उठा लाइट अब भी आई नहीं हुई थी। सबसे पहले तो मैं बाहर गया और फ्यूज़ बॉक्स को देखने लगा। मैंने ध्यान दिया वहाँ फ्यूज़ उड़ा नहीं हुआ था, बाहर की तरफ निकला हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर वहाँ उस फ्यूज़ को खींचकर बाहर निकाला हो। एक पल के लिए मैं हैरान सा हो गया था। मैंने अपने अंगूठे के दबाव से उस फ्यूज़ को वापस लगा दिया और वहाँ हट में लाइट आ गई। लेकिन फिर भी मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा था, किसने किया होगा ये? फ्यूज़ बॉक्स खुला नहीं था, बल्कि अंदर से ही वो फ्यूज़ बाहर आ गया था। शायद यहाँ अपने आप आ जाता होगा, ये खराब होगा। मैं इस तरह के विचार मन में ला रहा था और तभी ख्याल आया, वो कंटीली तार के पास कोई जानवर फंसा होगा जो बार बार आवाज़ें कर रहा था। इसके बाद मैं उस कंटीली तार के पास गया। उस कंटीली तार को देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हो गया था। उन कंटीली तारों को वहाँ कुंडी से निकालकर एक साइड किया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान ने उसे साइड पर किया हो और वो अंदर आकर गया हो। इस चीज़ को देखकर एक पल के लिए मैं डर सा गया था। यहाँ कोई चोर लुटेरे तो नहीं आते? कहीं बाहर वो फ्यूज़ उसी ने तो नहीं निकाला था? ये सोचकर मन में घबराहट बढ़ती जा रही थी।
मैंने दोबारा से उन कटीली तारों को उसी कुंडी से लगा दिया और अंदर से लोहे की एक तार लेकर आया और उसे जोर से उस पर लपेट दिया। अब आसानी से खींची नहीं जा पाएगी। ये किसी जानवर का काम नहीं लग रहा था, किसी इंसान का काम लग रहा था। मेरे मन में कई अलग अलग विचार आ रहे थे। यहाँ कौन आ सकता है? क्या कोई लुटेरा आ सकता है? जानवर तो ये कर नहीं सकता। भूत प्रेत तो नहीं, रात को भूत तो नहीं आते, इसीलिए नियम बनाए गए हैं कि 10 बजे से 4 बजे तक चाहे जो हो जाए बाहर नहीं निकलना है। विचार अलग अलग आ रहे थे और मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता था। इस समय रोशनी थी तो मैं यहाँ बाड़े तक भी घूम सकता था। रात के वक्त तो अपने हट से बाहर ही नहीं निकलना है, इसलिए अब दिन के वक्त मैं बाहर ही रहूँगा, जानवरों को देखता रहूँगा और पहचान करूँगा यहाँ पर होता क्या है। बाहर पैरों के निशान ज़रूर होंगे अगर कोई इंसान आकर गया है। इसके बाद मैंने वो बड़ा सा गेट खोला जिसको अंदर से ताले से बंद किया गया था। मैंने ही वो ताला लगाया था जैसा मुझे बताया गया था। उसके बाद मैं बाहर गया। उन कटीली टूटी हुई तारों के पास मैं इधर उधर देखने लगा। वहाँ कई जानवरों के पैरों के निशान थे, बहुत सारे जानवर, और कुछ निशान भेड़िए और कुत्तों के पैरों के निशानों जैसे लग रहे थे। वहाँ मुझे इंसान के पैरों के निशान तक नहीं मिले, ना ही किसी जूते के निशान, ना उन कंटीली तारों में फंसा हुआ कोई कपड़ा दिखा था। क्या हो सकता है? ये कंटीली तारें क्या किसी जानवर ने ही पीछे हटाई थी? मैं अब ज़्यादा सोचना नहीं चाहता था। मन तो कर रहा था आसपास घूम के आऊं, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा डरा और गेट को लगाकर अंदर ही आ गया। अब मुझे ज़्यादातर यहीं पर रहना है, बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। वहाँ पास में एक बड़ा सा टावर भी बना हुआ था जिसके ऊपर चढ़कर मैं दूर दूर तक देख सकता था, लेकिन वो काफ़ी ऊंचा था और उस पर चढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था। मैं शाम को 5 बजे ही उस पर चढ़कर इधर उधर देखूंगा। जैसा कि मुझे टाइमिंग में बताया गया है कि सुबह 10 बजे और शाम के 5 बजे ही उस पर चढ़ना है। मैं सुबह के वक्त नहीं चढ़ूंगा बल्कि शाम के वक्त एक बार ही चढ़ूंगा। वो सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं और सीधी ऊपर तक जाती हैं। मेरी टांग में आज थोड़ा सा दर्द हो रहा था तो मैंने ये प्लान कैंसिल कर दिया था और शाम को एक बार तो चढ़ना ही है। अब काम है, करना तो होगा ही। जब मैं अपने उस हट के करीब आ रहा था तो वहाँ कई जानवरों के पैरों के निशान काफ़ी धुंधले से थे। ऐसा लग रहा था कि पैरों के निशान वहाँ बने होंगे और किसी ने उसे साफ करने की कोशिश की हो। इसे देखकर भी कुछ पल के लिए मैं डरा था, लेकिन तभी लगा हवा चली होगी, मिट्टी उड़ी होगी और इन पैरों के निशानों पर आ गई होगी। लेकिन बाड़े के बाहर तो बिल्कुल साफ पैरों के निशान बने हुए हैं। वहाँ भी तो हवा चली होगी, वहाँ तो वो निशान साफ नहीं हुए। यहाँ अंदर किसने साफ किए होंगे? कई ख्याल आए मन में, लेकिन मैं हट के अंदर चला गया और एक फिल्म देखने लगा। वो फिल्म देखते देखते मुझे हर डर का विचार बाहर निकलता हुआ दिख रहा था। मैं बिल्कुल नहीं डर रहा था क्योंकि वो एक एडवेंचर और एक्शन मूवी थी। दोपहर के वक्त तक मैं उस फिल्म को देखता रहा। मैंने कुछ खाना खाया और मैं बेड पर लेट गया। आमतौर पर मुझे दोपहर को सोने की आदत है और अगर मैं आज दोपहर सो जाऊंगा तो रात को जो कम नींद आई थी उसकी भरपाई भी हो जाएगी। दोपहर को तो मैं सो गया, लेकिन मेरी नींद खुली शाम को 6 बजे। जैसे ही मेरी नींद खुली थी और मैंने घड़ी देखी तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान सा हो गया था। इतनी लंबी नींद? अरे यार, 5 बजे तो उस टावर पर चढ़कर भी देखना है। दूर दूर तक कुछ खराब नज़र तो नहीं आ रहा। मैं भागता हुआ बाहर गया, टावर पर चढ़ा और उसके बाद मैं इधर उधर देखने लगा। दूर दूर से मुझे थोड़ा थोड़ा उठता हुआ धुआं दिख रहा था। वो ज़्यादा आग की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आग लगाई हो और वहाँ छोटी जगह पर ही लगाई हो। ऐसा लग रहा था लकड़ियाँ जलाकर कोई वहाँ पर बैठा हो सकता है, लेकिन ये धुआं सफ़ेद रंग का था और बहुत कम था। शायद रात को किसी ने आग लगाई होगी और इस समय तक इस तरह से थोड़ा सा धुआं ही उठ रहा है। कौन हो सकता है? मैं ज़्यादा सोचना नहीं चाहता था और मैं नीचे आया। उसके बाद मैंने हेडक्वार्टर फ़ोन लगा दिया। फ़ोन लगाकर मैंने यही बताया कि मुझे वहाँ से धुआं नज़र आया है। मुझे पूछा गया कि क्या वो बहुत ज़्यादा बड़ी आग है या वहाँ आसपास पेड़ भी जले हुए हैं। मैंने कहा नहीं, कोई पेड़ नहीं जला। ऐसा लग रहा है 2-3 जगह पर कोई हो सकता है जिसने लकड़ियों पर आग लगाई हो। वो सफ़ेद रंग का धुआं था। मुझे बताया गया ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं है, बस इस बात को भूल जाओ। ये कहकर फ़ोन काट दिया गया और अब मैं और ज़्यादा हैरान था।
जंगल में हमारी ड्यूटी होती है कोई गड़बड़ हो जाए उसे संभालने की, और ऐसी आग अगर कोई लगा रहा है तो पूरे जंगल में आग बढ़ सकती है। फिर भी इसे साधारण बात कहकर फ़ोन क्यों काटा गया, ये मेरे लिए हैरानी की बात थी। इसके बाद मैं किताबें पढ़ने लगा। वहाँ बहुत सारी नॉवल थी और एक पसंदीदा नॉवल मैंने निकाल ली। उससे पहले मैंने वो नॉवल आधी पढ़ी हुई थी और यहाँ वो आधी पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला था, लेकिन इसमें समय बहुत लगता है और मैंने सोचा हुआ था ये आधी नॉवल आज रात तक ज़रूर पढ़ लेनी है। मैं वो नॉवल पढ़ता रहा और रात के 10 कब बज गए मुझे पता ही नहीं चला। मैंने तो खाना तक नहीं खाया था। इसके बाद मैं किचन के पास गया और वो जो भी खाना रखा हुआ था मैं उसे गर्म करके खाने लगा। 10 बजे ही वो बाहर से आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। पहले तो आसपास के पेड़ों के हिलने की आवाज़ें, उसके बाद जानवरों के चीखने की आवाज़ें। कभी कभी ऐसा लग रहा था जैसे कुछ जानवर आपस में लड़ रहे हों। मैंने अब सोच लिया था मुझे वो फ्लड लाइट जला लेनी चाहिए और बाहर झांक कर देखना चाहिए आखिर ये जानवर यहाँ पर इकट्ठा होकर करने क्या लगते हैं। मैंने जैसे ही वो फ्लड लाइट जलाई मैं खिड़की के पास आया और मैंने देखा बाहर कोई जानवर नहीं था। दूर दूर तक कोई जानवर नज़र आ ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानवर फ्लड लाइट को देखकर वहाँ से भाग गए हों। उसके बाद मैं पीछे आया और वो फ्लड लाइट बंद कर दी और दोबारा अपना खाना खाने लगा। 2 मिनट की शांति थी। उसके बाद वो जानवर फिर से लड़ने लगे। वो तारों के हिलने की आवाज़ और 10 मिनट बाद लाइट चली गई। ये मेरे लिए एक डरावना सा एहसास था। वो लाइट जाने से पहले बाहर उस दरवाजे पर थोड़ी हिलने की आवाज़ हुई थी। कोई था जो शायद अंदर आया था और उसने फ्यूज़ को हिलाया था, लेकिन नियमों के अनुसार मुझे इस हट से बाहर नहीं निकलना है। लेकिन वो क्या चीज़ है जो अंदर आ जाती है और फ्यूज़ को बाहर निकाल देती है। मैं अब खिड़कियों के सहारे इधर उधर झांके जा रहा था। मैं फ्लड लाइट नहीं चला सकता था तो मेरे पास जो छोटी सी टॉर्च थी, खिड़की के सहारे मैं वो टॉर्च इधर उधर मारता रहा, देखता रहा बाहर कौन से जानवर हैं, लेकिन कोई जानवर दिख नहीं रहा था। जिस तरफ से आवाज़ आती मैं उस खिड़की पर जाता, टॉर्च मारता, देखने की कोशिश करता कौन सा जानवर है, लेकिन मेरे वहाँ पहुँचते ही वो जानवर जैसे गायब से हो जाते, वहाँ से भाग जाते। टॉर्च जलने से पहले ये हो जाता और दूसरे तरफ से आवाज़ आना शुरू हो जाती, जैसे वो जानते हो मैं किस तरफ भाग कर गया हूँ। मैंने अपनी वो चप्पल उतार दी थी क्योंकि नीचे फर्श लकड़ी का था और जब मैं उस पर चलता था तो आवाज़ हो रही थी। अब मैं मध्यम मध्यम पैरों की आवाज़ डालता हुआ दूसरी खिड़की पर गया जहाँ से उन जानवरों की आवाज़ें आ रही थीं। मैं बड़ी शांति से वहाँ तक पहुँचा था और छोटा सा पर्दा एक तरफ हटाया था। उसके बाद दूसरी तरफ से जानवरों की आवाज़ें आने लगी। अब मैं जान गया था यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये जानवर या तो बहुत ज़्यादा समझदार हैं या कोई और चीज़ है जो यहाँ पर आवाज़ कर रही है। टॉर्च मैंने जैसे ही उस तरफ बंद की थी, धीरे धीरे मैं चलकर इधर आया। भले ही मैंने आवाज़ नहीं की, लेकिन उन्हें पता लग गया टॉर्च बंद हुई है, अब दूसरी जगह से ये टॉर्च जलेगी। अब मैंने एक तरकीब लगाई। मैं पीछे गया और दूसरी टॉर्च भी उठा ली। उसके बाद मैं एक खिड़की से बाहर झांकने लगा। मैंने एक टॉर्च वहीं लटका दी और ऐसा लग रहा था कि वो हिलती हुई किसी हाथ में हो। मैंने वो पर्दा वहीं पर लगाए रखा। उसके बाद मैं मध्यम मध्यम पैरों से दूसरी खिड़की की तरफ गया जहाँ से आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। वहाँ छोटा सा पर्दा हटाया और मैं बाहर झांकने लगा। अब भी इसी तरफ से आवाज़ें आ रही थी। अब बस देरी थी मेरी टॉर्च जलाने की और मैं समझ जाता सामने कौन है जो आवाज़ें कर रहा है। मैंने तेज़ी से टॉर्च जलाई और सामने उन कंटीली तारों के पीछे कुछ भेड़िए थे और एक अजीब सा जानवर था जो कंटीली तारों को मुंह से खींच रहे थे। जैसे ही उनके चेहरे पर वो रोशनी पड़ी, वो एकदम से पीछे झाड़ियों में लोप ही हो गए और उसके बाद दूसरी तरफ से आवाज़ें आने लगी। लेकिन कुछ समय दूसरी तरफ से आवाज़ें आईं और वहाँ से भी आवाज़ें आना बंद। जैसे वो जान गए हों मैंने उन्हें देख लिया है। ये भेड़िए और कुछ और जानवर थे। उसके बाद मैं बेड पर आकर लेट गया और सोचने लगा, यहाँ भेड़िए इन कंटीली तारों को मुंह से खींचकर इस तरह से हिला रहे थे जैसे उन्हें हटाना चाहते हों, जैसे वो यहाँ अंदर आने का और बड़ा रास्ता बना रहे हों। मैं अब बहुत ज़्यादा डरा हुआ था तो मैंने सोचा फ़ोन घुमाता हूँ, हेडक्वार्टर फ़ोन लगाता हूँ, उन्हें शायद कुछ पता होगा। मैं हेडक्वार्टर वो फ़ोन लगाने लगा। 2-3 बार ट्राई किया मैंने, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया।
उसके बाद मैं दूसरे हट में फ़ोन लगाने लगा। यहाँ बहुत सारे हट हैं, कोई ना कोई तो बताएगा ही यहाँ हो क्या रहा है। मैंने हर जगह फ़ोन लगाया, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। यही तो नियम था, रात के 10 बजे से सुबह 4 बजे तक फ़ोन नहीं उठाना है, और यकीनन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा होगा। अब इन हालातों को मुझे खुद ही संभालना है। जानवर यहाँ काफ़ी शातिर से नज़र आते हैं। उसके कुछ समय बाद से आवाज़ें आती रहीं और बार बार उन कटीली तारों के हिलने की आवाज़ आ रही थी। मैं चुपचाप वहाँ बैठा रहा। मुझे परेशानी हो रही थी, लेकिन मैंने रुई कानों में दबाई और मैं सो गया। मुझे नींद कब आई पता नहीं चला। सुबह के 9 बजे मैं उठा था और वहाँ काफ़ी सूरज की रोशनी हो चुकी थी। सोने में देरी हो गई, इस कारण सुबह उठने में भी देरी हो गई। मैं बाहर जाकर देखने लगा तो बाहर जानवरों के पैरों के निशान उस हट के अंदर तक आए हुए थे। वहाँ उस दरवाजे पर भी खरोंच के निशान थे। बाहर वाले उस जाली पर भी खरोंच के निशान थे। एक तरफ वो कंटीली तार को जैसे खोलकर पूरा रास्ता बनाया गया था। उन कंटीली तारों को ऐसा नहीं लग रहा था कि जानवर ने खींचकर इस तरह से रखा होगा, बल्कि किसी सोच समझ वाले इंसान ने उसे घसीटकर गोल गोल घुमाकर एक तरफ किया हुआ था, ऐसा नज़ारा दिख रहा था। जानवरों के पैरों के निशान अंदर मिट्टी पर बहुत ज़्यादा बने हुए थे, और जब मैं चलता हुआ उस गेट के बाहर देखने लगा, वहाँ भी बहुत सारे जानवरों के पैरों के निशान थे। कल वाले पैरों के निशानों से भी ज़्यादा आज थे, और आज कुछ अलग अलग भी थे। मुझे रात को भेड़िए नजर आए थे, और एक जानवर जिसकी सफ़ेद आंखें दिखी थी, बड़े बड़े कान दिखे थे, उसका आकार भेड़ियों से ज़्यादा था। वो कौन सा जानवर था मुझे पता नहीं लगा, लेकिन कोई और जानवर है यहाँ जो खतरनाक हो सकता है, और वो भेड़ियों पर हमला तक नहीं करता, उनके बीच रहता है। कौन है वो? मैं पूरा दिन इसके बारे में सोचता ही रहा था। मैंने दिन में हेडक्वार्टर फ़ोन भी लगाया था और इसके बारे में भी बताया था, लेकिन कोई भी सही और वाजिब जवाब मुझे नहीं मिला था। इसके बाद मैं रात का इंतज़ार करने लगा, और आज रात मुझे खुद ही पता लगाना होगा आखिर ये कैसे जानवर हैं और यहाँ ये करना क्या चाहते हैं, और क्या कोई अजीब सी शक्ति भी यहाँ मौजूद है। आज सब चीज़ों का पता लगा ही लूँगा। सबसे पहले दिन के वक्त बाहर जो फ्यूज़ बॉक्स था उस पर मैंने ताला लगा दिया था, और बड़ा सा एक जंगला भी फंसा दिया था। कोई भी वहाँ उस जंगले को हटा नहीं सकता और ताले को खोल नहीं सकता। उसके बाद मैं रात होने का इंतज़ार करने लगा, और आज रात तो मैं पता लगा कर ही रहूँगा। जैसे ही 10 बजे वहाँ आवाज़ें आना शुरू हो गईं। मैं कभी इधर से टॉर्च मारता, कभी उधर से टॉर्च मारता। उसके बाद मैं बेड पर आकर बैठ गया। मैं इंतज़ार कर रहा था कब वो बाहर जंगले को हिलाने की कोशिश करेगा, और जब उसे पता चलेगा कि ताला लगा हुआ है, वो फ्यूज़ को हटा नहीं पाएगा। उसके कुछ समय बाद उस जंगले के हिलने की आवाज़ें आने लगी। अब मैंने सोचा हुआ था बाहर देख कर रहूँगा, लेकिन बाहर जाऊँगा नहीं। उसके बाद मैंने चिमनी के नीचे आग जलाई हुई थी। वो आग थोड़ी सी थी, जिस कारण मैंने वो जंगला भी हटाया हुआ था। नियमों के अनुसार चिमनी का वो जंगला हटाना नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ तो मैंने आग जला रखी थी। थोड़ी रात को ठंड हो जाती है। 2-3 दिनों से मैं परेशान हो रहा था, और आज सोचा थोड़ी सी आग जला ही लेता हूँ, इसलिए मैंने आग जलाई हुई थी। और अब मैं बाहर भी देख रहा था। अचानक मैंने फ्लड लाइट जला दी, और वहाँ खिड़की से जब मैंने देखा, बहुत सारे जानवर उन कंटीली तारों को पार करके अंदर आए हुए थे, और इस तरह से खिड़की की तरफ देखे जा रहे थे। हर जानवर मेरी तरफ ही देख रहा था, जैसे उसे पता हो मैं किस खिड़की से देख रहा हूँ। धीरे धीरे उनकी चाल भी ऐसा लग रही थी जैसे कोई साधारण जानवर नहीं चल रहा, कोई समझदार जानवर चल रहा है। धीरे धीरे वो चलने लगे और एक दूसरे के पास आने लगे। वो कई जानवर ऐसे थे जो इकट्ठे कोई देख ही नहीं सकता। वहाँ मैंने एक बाघ देखा था। वो बाघ 2 हिरणों के साथ था। 2 हिरण उसके दोनों तरफ थे। ऐसा कैसे हो सकता है? शिकार और शिकारी एक साथ कैसे रह सकते हैं? उसके बाद मैंने भाग कर आते हुए 2 बंदर देखे जो खिड़की के बिल्कुल पास आ गए थे। उन्होंने कांच पर 2 बार हाथ मारा। कांच वो तोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने अंदर वो जलती हुई चिमनी में आग देखी और खुला हुआ जंगला देखा, वो जैसे छलांग लगाकर पीछे चले गए। और पीछे 2 हाथी खड़े थे, और उनके पास और भी कई छोटे छोटे जानवर थे जो हाथियों पर चढ़े हुए थे। बंदरों ने कुछ जैसे सबको बताया, और सब तितर बितर होने लगे, इधर उधर भागने लगे।
मुझे हैरानी हो रही थी मैं किस पर नज़र रखूं। वो इस तरह से बाहर भाग रहे थे जैसे मेरा ध्यान भटका रहे हों। वो सच में ध्यान ही भटका रहे थे। मुझे पता नहीं चला कब उस चिमनी के सहारे नीचे एक बंदर आ गया। वो जैसे आग में ही कूदा था। उसकी पीठ थोड़ी सी जली थी और उसके बाद वो घर के अंदर वो मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। एक बंदर मुझ पर हमला करने की कोशिश करता रहा। मैं भागकर किचन की तरफ गया। वो जैसे अब भी यहीं था। मैंने देखा वो मेरे पीछे नहीं आया। अभी वो बेडरूम में क्या कर रहा होगा। तभी वो आवाज़ आई। वो लोहे की सलाखों को खोलने की आवाज़। नीचे से कुंडी खोली जा रही थी। मेरा दिमाग चलने लगा। वो करना क्या चाहता है। वो दरवाज़ा खोलना चाहता है। वो सबको अंदर आने देना चाहता है। मैं भागकर बाहर गया। उस बंदर ने वो सलाखों वाला दरवाज़ा भी खोल दिया था। वो दूसरा लकड़ी का दरवाज़ा भी खोल दिया था। सामने से भेड़ियों की आंखें दिख रही थीं और मैं भागता हुआ बेसमेंट में चला गया। मैंने वहाँ कुंडी लगा दी थी, लेकिन ऊपर वाला दरवाज़ा जो उस बेसमेंट का था बड़ी तेज़ी से हिलाया जा रहा था। वो जानवर उस दरवाजे को हिला हिला कर जैसे तोड़ना चाहते थे। वो आवाज़ इतनी तेज़ आ रही थी जैसे कई जानवर उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हों और मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। मैं नीचे सुरंग के रास्ते से बाहर की तरफ भागना शुरू हो गया था। ये सुरंग कितनी लंबी है मुझे नहीं पता, लेकिन टॉर्च के सहारे में आगे देखे जा रहा था। वहाँ बहुत सारी मिट्टी पड़ी थी, मकड़ी के जाले लगे हुए थे, लेकिन मैं उन्हें चीरता हुआ बस आगे भागे जा रहा था। वो सुरंग बहुत लंबी थी और तालाब के पास से निकली। वो तालाब भी हमारे उस हट से बहुत दूर था। तालाब के पास निकलते ही वो चांद की रोशनी में मैं इधर उधर झांकने लगा था। मैं कहाँ आ गया हूँ, किस तरफ मुझे जाना है। वो सुरंग कई बार घुमावदार थी और वहाँ से घूमते घूमते मुझे दिशा का सही ज्ञान रहा ही नहीं। चांद बिल्कुल ऊपर था, उसके सहारे मैं पता नहीं कर पा रहा था कि मुझे किधर जाना है। उसके बाद आसपास से वो जानवरों की आवाज़ें आने लगी, जैसे वो जानते हों मैं कहाँ से भागा हूँ। सुरंग से आवाज़ें आ रही थी। वो सुरंग तक पहुँच गए थे। मैं क्या करूँ, कहाँ भागूँ। मैं तालाब की एक तरफ भागना शुरू हो गया। जानवरों की आवाज़ें पीछे से आती रहीं, उनके भागने की आवाज़ें। वो मेरा पीछा कर रहे थे। कई जानवर मेरे करीब तक पहुँचे। वो बंदर पेड़ों पर चढ़े हुए थे। पेड़ों पर छलांगे लगाते हुए वो मेरा पीछा कर रहे थे। मैं हाँफता हाँफता आगे बढ़ रहा था। मेरी सांस चढ़ चुकी थी। मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी जैसे मैं अभी मरने वाला हूँ। मैं क्या करता, एक खंडहर के पास उन पत्थरों के पास नीचे गिर गया था और मेरी आँखों के सामने वो भीड़ लगी थी जानवरों की। शिकारी शिकार सब साथ। ऐसा लग रहा था इस जंगल में हर जानवर बस मेरा ही दुश्मन हो। वहाँ भेड़िए, शेर, बंदर, हिरण और भी कई जानवर देखे जो एक साथ बस मुझे घूरे जा रहे थे। वो टॉर्च की रोशनी में एक एक जानवर पर मार रहा था। अभी वो मेरे चिथड़े चिथड़े कर देते और मैं क्या करता। वहाँ बैठे मैं बस अपने मरने का इंतज़ार किए जा रहा था। तभी मैंने उन सबको चीरता हुआ बाघ आता हुआ देखा। वो जानवर एक तरफ हो गए थे और उनके बीच से चलकर आता हुआ एक बाघ मेरे बहुत करीब आ गया। उसका मुंह और मेरा पैर लगभग 1 फुट की दूरी पर था। मैं लेटा हुआ था, न हिल रहा था, जैसे मैं खुद को शिकार समझ चुका था। मैं इंतज़ार कर रहा था कब वो अपने दांत मेरे शरीर में गड़ा देगा। बस दर्द कम हो और वो मुझे ऐसे ही मार दे। मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन अब रास्ता कोई नहीं बचा था। मेरी दोनों टांगें खुली थी और उसने 2 कदम और आगे बढ़ाए। उसका वो विशाल मुंह मेरे चेहरे के बहुत करीब था, लेकिन वो जैसे मेरा शिकार नहीं कर रहा था, मेरी आंखों में घूर रहा था। वो मेरे शरीर के अंदर का डर महसूस करना चाहता था, जैसे वो मुझे जानना चाहता था। वो पलकें झपका रहा था और उस समय मुझे महसूस हुआ जैसे ये कोई जानवर नहीं, कोई इंसान हो, कोई समझदार इंसान जो बार बार सर हिलाकर मेरे चेहरे के हाव भाव समझने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद उसने मुझे नीचे से ऊपर तक सूंघा। मेरे कपड़ों के अंदर क्या है जैसे वो जानना चाहता था। उसके सूंघने के बाद मेरे चेहरे के ऊपर वो दहाड़ा था, जैसे मुझे डराना चाहता हो। उसकी वो दहाड़ और उसके मुंह से निकल कर आता वो थूक मेरे चेहरे पर गिर रहा था। मेरी आंखें बंद हो गई थी।
मैं नहीं जानता था वो कब मुझे मार कर रख देगा, लेकिन जब मैंने आंखें खोली उसका चेहरा सामने था। वो मुझे घूरे जा रहा था और आसपास के वो जानवर पीछे हटने लगे थे। उन्होंने अपने कदम पीछे हटाने शुरू कर दिए थे। हर जानवर जैसे वहां से जा रहा था। मुझे देखने के बाद अब वो वहां से जा रहे थे, लेकिन वो बाघ अब भी मेरी आंखों में आंखें गड़ाए हुए था। वो गुर्रा रहा था, लेकिन जैसे वो खुद को रोके हुए था। बस वो मुझे मारने से 1 सेकंड की दूरी पर था और उसके बाद वो भी पीछे हटने लगा। वो गुर्राता हुआ, आंखों में झांकता हुआ पीछे हटता गया और काफी पीछे जाकर वो मुड़ा और अचानक उन झाड़ियों में लोप हो गया। मैं अब भी उस खंडहर के पास जमीन पर लेटा हुआ था और उठने की हिम्मत नहीं थी। सांस चढ़ी हुई थी। भले ही बहुत समय से मैं बैठा हुआ था, लेकिन आपके सामने अगर मौत हो तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांसें तेज हो जाती हैं। मेरे साथ वैसा ही हुआ था। उसके बाद लगभग आधा घंटा लगा मुझे उठकर खड़ा होने में। मैं अब चलने लगा था। उस सुरंग के पास पहुंचा और वहां से मुझे पता था कि मेरा वो हट कहाँ पर है, लेकिन मैं उस सुरंग में नहीं गया। ऊपर से चलकर जा रहा था इस जंगल के अंदर से। वहां मुझे कई जानवर आसपास पेड़ों के पीछे से दिख रहे थे, लेकिन अब डर नहीं लग रहा था। अगर वो मुझे मारना चाहते तो वहीं मार सकते थे, लेकिन उन्होंने मारा नहीं, इसलिए अंदर से डर भी खत्म हो गया था। मैंने एक तरफ एक भेड़िया देखा जो जमीन पर लेटा हुआ था। शायद वो सोने की कोशिश कर रहा था। उसके करीब से निकला था। उसने आंखें खोलकर देखी थी। उसके बाद वो आंखें बंद कर गया और मैं करीब से गुजर गया। जैसे अब डर नहीं लग रहा था जानवरों से, जैसे मौत का डर खत्म हो चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं कब का मर चुका हूँ, बस ये दुनिया कोई और है। चलता चलता मैं उस बाड़े के पास पहुंचा। वो कंटीली तारें वहां बिखरी पड़ी थी। उन जानवरों ने वहां पर उन कंटीली तारों को इस तरह से हटाया था, शायद मेरा पीछा करने के लिए। वो हट के अंदर आए थे। ऊपर से कई लकड़ियों के जो फट्टे थे वो निकले हुए थे। दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था। उसके बाद मैं अंदर गया और मैंने चिटिकनी तक नहीं लगाई। दरवाज़ा खुला था। आज मैं ऐसे ही सोने वाला था। थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। अब ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई मुझे मारेगा। वहाँ लेटा हुआ मैं फ़ोन भी घुमा सकता था, लेकिन कोई उठाता नहीं। उसके बाद मैं बेड पर लेटा रहा और नींद कब आई मुझे पता नहीं चला। अगली सुबह जब मैं उठा, सबसे पहले मैंने अपने शरीर को देखा। क्या मैं जिंदा हूँ? मैं जिंदा था। कोई खरोंच का निशान नहीं। भागने के कारण जो चोट लगी थी वही चोट थी। उनमें से किसी जानवर ने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया था। सुबह 9 बजे मैंने फ़ोन घुमाया हेडक्वार्टर और कहा यहाँ जानवर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ जानवरों ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और वहाँ से कोई वाजिब जवाब नहीं मिला मुझे। उसके बाद मैं क्या करता? बस कुछ दिन और गुजारने थे। मैं गुजारता गया और अब मैं इस कमरे की कुंडी नहीं लगाता था। उन कंटीली तारों को भी मैं नहीं लगा रहा था, लेकिन ये रविवार का दिन था। सुबह के वक्त यहाँ ड्यूटी करने वाला दूसरा लड़का आने वाला था और मुझे लगा उसे बताना होगा। मैं उन कंटीली तारों को बिछा चुका था। जैसे सब कुछ पहले था वैसा बना चुका था। हर पैरों के निशान को हटा चुका था और सुबह 9 बजे वो लड़का अकेला नहीं आया था। मिस्टर भाटिया उसके साथ ही थे। मिस्टर भाटिया मेरे करीब आए और मुस्कुराते हुए कहने लगे, कैसा निकला हफ्ता? अच्छा रहा ना? नौकरी पसंद आई ना? उनकी मुस्कान बता रही थी वो जानते हैं मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन वो लड़का पूछने की कोशिश कर रहा था। हैरान और परेशान सा था। मैं जैसे ही उसे बताने के लिए आगे की तरफ बढ़ा, मिस्टर भाटिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और सर हिला दिया। ये यहाँ काम खुद ही जान लेगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये लायक होगा तो काम कर लेगा। ये कहते हुए उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और कहा, आओ बाहर छोड़ देता हूँ। मैं मिस्टर भाटिया के साथ उस गाड़ी में था। कुछ समय तक मैं भी चुप और वो भी चुप। उसके बाद मैंने ही बोला, मेरे साथ कुछ हुआ, मैं बता नहीं सकता। ये जानवर बस मेरे करीब थे। ये इतने समझदार हैं कि मुझे इन्होंने ऐसे फंसाया मैं बच नहीं सकता था। फिर भी इन्होंने मुझे जिंदा छोड़ दिया। मैं नहीं जानता मुझे जिंदा क्यों छोड़ा
और ये कैसे जानवर हैं, कैसा जंगल है ये? मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, क्या आप जवाब दे सकते हैं? मिस्टर भाटिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दे सकता हूँ। 35 साल तक मैं इस जंगल में था, इस जंगल में मैं रहा। यहाँ सिर्फ मेरा हट हुआ करता था पहले, पूरे जंगल को मैं ही देखा करता था। अभी यहाँ इतने ज़्यादा हट बनाए गए हैं क्योंकि कहा जा रहा है जंगल को ज़्यादा ध्यान से देखना है। यहाँ ज़्यादा लोग गायब हो रहे हैं, अजीब घटनाएं हो रही हैं। मैं तो जानता ही हूँ ना क्या हो रहा है। मैंने कहा, तो बताइए, मुझे जवाब चाहिए, नहीं तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। मैं यहाँ से छोड़कर जाने के बारे में सोच रहा था, मुझे बस जवाब चाहिए ताकि मैं जान पाऊं कि हो क्या रहा है। मिस्टर भाटिया ने बताना शुरू किया, ये जंगल हमेशा से ऐसा ही है। ये दिन के वक्त साधारण जंगल लगता है, ये जानवर भी खतरनाक लगते हैं, और रात को ये जंगल भयानक हो जाता है और ये जानवर समझदार, जैसे कोई शक्ति है जो इनके अंदर समाती होगी या इनका असली रूप बाहर लाती होगी। रात के वक्त ये साधारण जानवर नहीं बल्कि समझदार इंसान बन जाते हैं। यहाँ जंगल में जो भी शिकार करने आता है या कुछ बुरा करने आता है, ये मिलकर उन्हें मार देते हैं, कोई नहीं बचता। तुम्हारे भी ये पास आए होंगे और अगर जिंदा छोड़ दिया है तो ये नौकरी मत छोड़ना। अब तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला और वो नियमों को भी तुम पार कर चुके हो। नए नियम तुम बनाना। ये जंगल ऐसा ही है, साधारण नहीं है, और इसीलिए मैं 35 साल तक इन जानवरों के बीच रहा। तुम्हारे लिए ये स्पेशल बाड़ा लगाया गया था और बाकी हट में भी ऐसा किया गया ताकि इन जानवरों से बचा जा सके। अगर इन्होंने तुम्हें अपना लिया है तो समझ लो तुम यहाँ काम कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। तुम्हें यहाँ ज़्यादा सुरक्षित महसूस होगा। उसके बाद मिस्टर भाटिया ने मुझे सड़क तक छोड़ दिया था। वहाँ बस के सहारे मैं अपने शहर तक जाने वाला था और शहर में 1 हफ्ता रहने वाला था। शहर में मैं 1 हफ्ता रहा और सोचता रहा क्या मुझे वापस जाना चाहिए या नहीं। मेरी आंखों के सामने जो नज़ारा आया था उस पर मैं यकीन नहीं कर सकता था, लेकिन मन कह रहा था वापस तो जाना होगा, पूरा सच तो जानना ही होगा। मैं अगले रविवार सुबह 9 बजे ही वहाँ पर पहुँच गया और उतरा हुआ चेहरा उस लड़के का देख मैं पहचान गया था। पीछे से आते हुए मिस्टर भाटिया, तुमने भी पहला हफ्ता बिताया है, आओ चलो मेरे साथ। मैंने भी उस लड़के को मुस्कान दे दी थी और वो अभी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मिस्टर भाटिया उसे बता ही देंगे। उसके बाद मैं वहाँ उस हट के अंदर चला गया, इंतज़ार करने लगा रात होने का। क्या रात को सब कुछ वैसा ही होगा जैसा बाद में हुआ था, या यहाँ से दोबारा शुरुआत करनी होगी? क्या करना होगा मुझे? रात हुई और मैंने वहाँ कोई कंटीली तार को नहीं लगाया हुआ था। मैंने बाहर थोड़ा खाने का सामान भी रख दिया था, एक तरफ थोड़ी सी आग भी जला दी थी और उसके बाद मैंने कुर्सियाँ भी बाहर लगा दी थी। आज रात बिताऊंगा तो बाहर ही बिताऊंगा, जानवरों को आना है तो आने दो। मैं बाहर कुर्सी पर बैठा था और 10 बजे जानवर आना शुरू हो गए। धीरे धीरे चल कर आते वो भेड़िए मेरे बहुत करीब तक आए, मुझे सूंघा, उस आग के पास जैसे लेट गए। वो वहाँ आराम करने लगे थे और भी जानवर उस हट के ऊपर जैसे छलांगे लगाए जा रहे थे। पास में खेलते हुए जानवर, वो ऐसे खेल रहे थे जैसे जानवर नहीं इंसान हो। मैं कई जानवरों को जो 4 पैरों पर चलते हैं उन्हें 2 पैरों पर चलते हुए देख रहा था, जैसे इंसानी आत्मा को जानवर के शरीर में डाल दिया गया हो। कुछ मेरे पास आकर इशारा इस तरह से कर रहे थे जैसे कोई इंसान इशारा करता है। मैं उन दरवाज़ों को खोले रखे हुए था, उनके साथ ही इस तरह से रहना चाहता था। वो मुझे नीचे बेसमेंट में लेकर गए। उन लकड़ियों के फट्टों को निकाला गया, उन चीज़ों को निकाला गया, बड़ी बड़ी गेंदों को निकाला गया और वहाँ वो जानवर खेल रहे थे इंसानों की तरह। मैं भी उनके साथ समय बिताने लगा, उनसे इशारों में बात करने लगा। समय बीतता गया और मैं भी उनमें से एक ही बनता गया। मुझे यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी कभी तो लगता है शहरों में इंसानों से ज़्यादा अच्छे जंगलों में जानवर होते हैं, नियमों का पालन तो करते हैं। पिछले 3 सालों से मैं यहाँ पर काम करता आ रहा हूँ और मुझे अपना काम बहुत पसंद है। यहाँ सिर्फ 3 ही हट में काम करने वाले हैं।
बाकी सब भाग गए। वो अब भी डरते हैं कि शैतानी जंगल है, लेकिन 3 लोग अब भी काम करते हैं। उनमें से एक मैं हूँ। इन जानवरों का शायद दोस्त बन चुका हूँ। जिंदगी यहीं जीता हूँ और यही मेरा काम है। मैं इस जंगल में एक फॉरेस्ट रेंजर हूँ।